वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिकल स्टडी। आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे जो है पावर फैक्टर। इसके बारे में हम जानेंगे कि पावर फैक्टर क्या है और कैसे हम इससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि आखिर पावर फैक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर क्या है। जनरल बात करूँ तो देखिए, पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कोस फाई से डिनोट करते हैं। कि हमारे इंडिया में जो हमारी फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। यानी हमारी जो वोल्टेज या करंट है उसका एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, यानी एक सेकंड में अगर वो 50 साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो उस 50 साइकिल्स को हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो वोल्टेज और करंट है वो एक ही सेम वायर से हमारी ट्रेवल करती है हमारे लोड तक। और अगर हमारे वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल बनता है तो वो हमारे पावर फैक्टर को डिस्टर्ब करता है। आखिर ये क्यों होता है और ये क्यों हमारे पावर फैक्टर को डिस्टर्ब करता है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। कि पावर फैक्टर मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है यूनिटी पावर फैक्टर, सेकंड हमारा होता है लैगिंग पावर फैक्टर और थर्ड हमारा होता है लीडिंग पावर फैक्टर। इन तीनों के बारे में अगर हम डिटेल से जानना है तो उससे पहले हमें जानना होगा कि हमारा हम किस टाइप का इलेक्ट्रिकल लोड यूज करते हैं। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा होता है रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड वो होता है जिसमें हमारा वोल्टेज और करंट वो एक ही साइकिल में ट्रेवल करता है। यानी यानी कि हमारा जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो बिल्कुल वोल्टेज के साथ साथ ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। सेकंड बात करें हमारा सेकंड लोड जो होता है, उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जो हमारा पावर सिस्टम का लोड होता है, देखिए रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, ये तो हमारे नेचर ऑफ लोड हो गए। लेकिन पावर सिस्टम के जो लोड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर। डोमेस्टिक हम हमारे आ जाते हैं, जैसे हम घरों में आयरन यूज करते हैं या एयर हीटर है या फिर हमारा इंडक्शन हीटर है। सेकंड हमारा आ जाता है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोड। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोड में मेजरली हमारा होता है ओवन या फिर हीटिंग एलिमेंट, गीजर, ये सब हमारे पावर सिस्टम के लोड होते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड लोड। सेकंड लोड यानी जो हमारा होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में हमारा जो करंट होता है वो हमारे वोल्टेज से थोड़ा पीछे हो जाता है। यानी जो हमारे करंट का एंगल होता है वो वोल्टेज से थोड़ा पीछे खिसक जाता है ड्यू टू इंडक्टिव लोड। थर्ड हमारा होता है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में हमारा जो करंट होता है वो हमारे वोल्टेज को लीड करता है। यानी जो करंट होता है वो वोल्टेज की वेव फॉर्म से थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। अब ये होता क्यों है, तो चलिए वो जान लेते हैं। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा हमारी इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और इलेक्ट्रिकल पावर हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है एक्टिव पावर, सेकंड हमारी होती है रिएक्टिव पावर। अगर हमें हमारे पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो हमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर पता होनी चाहिए, तभी हम हमारे पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिव पावर क्या होती है? एक्टिव पावर यानी रियल पावर, रियल वर्क। कोई भी हमारा रियल वर्क होता है उसको हम एक्टिव वर्क या एक्टिव पावर बोलते हैं। जैसे हमारा फैन चल रहा है या हमारी मोटर चल रही है, वो हमारे कोई भी मैकेनिकल या तो मैकेनिकल मूवमेंट करवा रही है या किसी लोड को अप या डाउन, या कोई भी हमारा जो उसके साथ में लोड लगा है उसको जो मूव या वर्क हो रहा है उसको हम रियल वर्क यानी एक्टिव पावर बोलते हैं। रिएक्टिव पावर कौन सी होती है? देखिए, जो मोटर के अंदर इंडक्शन होता है जिसे हम ऑक्सिलरी पावर भी बोल देते हैं। यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है और जो हमारी मोटर या जनरेटर है उसमें जो हमारा इंडक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर या मोटर है जो वर्क करती है, रन करती है, उसमें जो इंडक्शन होता है उस पावर को हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। और जैसे ही हमारा मान लेते हैं हमारा ट्रांसफार्मर है, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन हुआ और हमने वोल्टेज उसके प्राइमरी सेक्शन पे दी, जैसे हमारी वोल्टेज सेकेंडरी सेक्शन पे हमें जो मिलेगी वो हमारी एक्टिव पावर है। बट प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्शन तक पहुंचने में जो पावर कंज्यूम हुई है उसे हम रिएक्टिव पावर या ऑक्सिलरी पावर भी बोलते हैं। ये हमारे पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है जो कि रियल पावर और एपरेंट पावर का रेशियो होता है। रियल पावर यानी हमारी एक्टिव पावर और एपरेंट पावर यानी हमारी रिएक्टिव और एक्टिव पावर का जो रिलेशन होता है उसको हम एपरेंट पावर दिखाते हैं। देखिए, बियर के ग्लास वाला एग्जाम्पल आपने काफ़ी जगह देखा भी होगा और सुना भी होगा। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जाने और इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल ले इसको अच्छे से समझने के लिए, तो मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमें पॉइंट 1 से सेकंड पॉइंट की तरफ होते हुए हमें इसको फाइनल पॉइंट पे लेके जाना है। ये जो ए से बी पॉइंट तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव हुआ, ये हमारी एक्टिव यानी रियल पावर हो गई। लेकिन इसको यहां तक उठाने में जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है या जो भी हमारा इक्विपमेंट या डिवाइस यूज हुआ है, उसको यहां से यहां तक
हमारे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट पड़ी वो पावर हमारी रिएक्टिव पावर कहलाती है। ये हमारी मोटर में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हमारा जो रोटर है वो मूव करेगा, बट वो कैसे करेगा, उससे पहले जब तक उसमें इंडक्शन जनरेट नहीं होगा तब तक हमारा रोटर जो है वो मूव नहीं करेगा। और जो रोटर हमारा मूव किया वो हमारी एक्टिव पावर है जो कि हमें आउटपुट में मिली। बट उन दोनों के बीच में जो इंडक्शन हुआ, जो हमारी पावर एक ऑक्सिलरी पावर यानी रिएक्टिव पावर यूज हुई, वो हमारी पावर रिएक्टिव पावर कहलाती है। जब हम रिएक्टिव और एक्टिव पावर को जोड़ देते हैं तो जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट निकलता है तो वो होता है हमारी एपरेंट पावर, यानी हमारी एक्टिव और रिएक्टिव पावर का जो सम होगा वो हमारा एपरेंट पावर कहलाता है। देखिए हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है, यानी या तो वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में 0 से 1 या 1 से 0 ही लाई करेगा। अगर हमारा लोड इंडक्टिव है तो ये हमारा पॉजिटिव साइड में लाई करेगा, वहीं अगर हमारा लोड कैपेसिटिव है तो ये हमारे नेगेटिव साइड में जाएगा। मान लीजिए हमारा किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं भी लोड हमारा इंडक्टिव है, अगर बात करें तो ज़्यादातर हमारे घरों में या डोमेस्टिक में या कमर्शियल यूज में ज़्यादातर हमारा इंडक्टिव लोड होता है, यानी जो हमारी मोटर्स है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, वो हमारे इंडक्टिव लोड में आ जाता है। रजिस्टिव लोड काफ़ी हद तक कम होता है, बट अगर कंपैरिजन करें हम इंडक्टिव और रजिस्टिव लोड का तो 99% हमारा इंडक्टिव लोड ही होता है, रजिस्टिव लोड वो बिल्कुल कम होता है, यानी 1%। रजिस्टिव लोड उसको बोल सकते हैं हम, जैसे जो हमारे वायर यूज हुई है हमारे इंडक्शन जनरेट करने के लिए, तो जो हीटिंग उसमें होती है, जो हीट डेसिपेट होती है, वो हमारा एक टाइप से रजिस्टिव लोड है। लेकिन जो वायर है जो इंडक्शन जनरेट कर रही है वो हमारा इंडक्टिव लोड है। अगर हमारा इंडक्टिव लोड है और हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर तो हम कैपेसिटर बैंक को इसके पैरेलल में लगाएंगे ताकि हमारा जो इंडक्टिव लोड है वो हमारा कन्वर्ट होकर हमारे कैपेसिटिव लोड की तरफ जाए, जिससे हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होगा। अगर हमारा लोड कैपेसिटिव है, देखिए प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, हमारा कोई भी कैपेसिटिव लोड होता नहीं है, बट इन केस हमारा कैपेसिटिव लोड है, आइडली हम इसको मान लेते हैं, तो हम इसके सीरीज में कैपेसिटर बैंक लगाते हैं या फिर हमारे इंडक्टिव लोड को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो नेगेटिव की तरफ से हमारा यूनिटी की तरफ जाता है। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं ताकि हमारा जो पावर फैक्टर है वो 1 के अराउंड रहे, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर सिर्फ रजिस्टिव लोड में ही मिलता है। उसमें भी हमें अगर हमारा प्योर रजिस्टिव लोड है तो भी आइडली हम यूनिटी पावर फैक्टर नहीं ले सकते, यानी पावर फैक्टर जो हमारा रहता है वो 9 to 1 के बीच में ही रहता है। और अगर हम पावर फैक्टर को यूनिटी के पास रखेंगे तो काफ़ी हद तक हमें इससे बेनिफिट भी मिलता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो देखिए पावर फैक्टर को ज़्यादातर यूनिटी ही रखना चाहिए, यानी यूनिटी के जितने पास रहेगा उतना ही हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आएगा, क्योंकि अगर हमारा करंट है वो वोल्टेज के साथ ही चलेगा तो हमारे जो डिफ्लेक्शन होती है उनके बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा कम से कम बनेगा। वहीं साथ के साथ देखिए कैपेसिटर बैंक को हम मैनुअली भी लगा सकते हैं हमारे सिस्टम में, और अभी आजकल के ज़माने में हम APFC पैनल का यूज करते हैं, यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ये ऑटोमेटिक हमारे पावर फैक्टर को कंट्रोल करता है, ये कंटिन्यू हमारे पावर फैक्टर को मेजर करता रहता है और जो वैल्यू हमारी आती है उसके अकॉर्डिंग हमारे कैपेसिटर बैंक को लाइन में लेता रहता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।